Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Game Cho. Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq मोहब्बत with the subject. छोटा सा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या कहूँ कि मैं हादसा हो गया, छोटा सा नहीं, बड़ा सा ही हादसा है। तो एंकल में बहुत ज़बरदस्त स्वेलिंग आ गई है। कल जंपिंग कर रहे थे और जंपिंग में झपाक करके गिरे, पैर ऐसा टेढ़ा हो गया, तो खड़े नहीं रह सकते। लेकिन आप लोगों के लिए सेशंस ज़रूर कंटिन्यू करेंगे और चाणक्य नीति 4.0 का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होगा। दिवाली के दिन बहुत बड़ा धमाका होगा बच्चा लोग, राइट। और लगातार आप लोगों के लिए सेशंस प्रचंड बैच में आ रहा है, कम्प्लीटली फ्री है। तो अगर आप लोग नए हो इस प्लेटफॉर्म पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो बच्चा, अगर मैं कंप्लीट एटम चैप्टर की बात करूँ तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है नीट के अंदर जहाँ से कोई एक्सपीरियंस अगर बंदा पढ़ा रहा है तो उसको पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ऐसे ये चैप्टर बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। मैंने कई बार यूट्यूब पे वन शॉट में ही पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करा है, जिसके अंदर एटम भी है, न्यूक्लियाई भी है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस भी है। वो समय भी आएगा जब हम वन शॉट में करेंगे। इससे तो हम कोशिश करेंगे कि आज वन शॉट में डिसाइड कंप्लीट करें, लेकिन इसके दो सेक्टर हैं। एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा एक्सरे है। एक्सरे मैंने कभी जो है यूट्यूब पे वन शॉट में कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन आज के इस सेशन के अंदर बच्चों हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंप्लीट करके एक्सरे का एक अलग से लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, ताकि कुछ भी डाउट आपका नीट से रिलेटेड ना रहे। मैं आपको बता दूं कि एक्सरे आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं है, तो जब हम चाणक्य नीति 4.0 कर रहे होंगे तो ये नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन नीट के लिए है। तो नीट के लिए ऑफकोर्स ये प्रचंड बैच आपका एज इट इज चलता रहेगा टिल योर 2023 मिल करके आग लगाएंगे। बच्चा सेशन स्टार्ट करूँ फटाफट। रेगुलर नोट्स जो भी पढ़ाए जाते हैं टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एसएसपी नाम से। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, दैट इज sachin.sirphysics@gmail.com एंड इंस्टाग्राम हैंडल है sachin_sir_physics। इस चैप्टर के शुरुआत में ही सबसे पहले रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं, बट उससे भी पहले मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे जो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स और मटेरियल्स है उसके अंदर शुरुआत में अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल और डाल्टन्स थियरी, थोड़े से केमिस्ट्री पे भी चला जाता है, बट हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो एटम की कहानी जो है, जो आज हम जानते हैं कि भैया एटम का पार्ट पूरा खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, दैट वी नो। लेकिन ये सब लाने वाले जो साइंटिस्ट थे शुरू में, वो रुदरफोर्ड थे। उससे पहले थॉमसन का एक प्लम पुडिंग मॉडल आया था, तरबूज मॉडल भी उसे हिंदी में कहते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन्स जो होता है तरबूज के सीड्स की तरह, तरबूज में कैसे वाटरमेलन की तरह हर जगह पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसे होता है। लेकिन वो चला नहीं क्योंकि वो गलत था। बट जब आप कुछ नई चीज़ें पढ़ते हो तो फिर आप ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि वो गलत क्यों था, है ना। तो वो सारी चीज़ें थी, वो कहानी के रूप में अगर आप उसको सोचेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। खैर, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ये भी आपने क्लास 9 के अंदर थोड़ा बहुत जो है इस पर आपके स्कूल के अंदर स्टडी किया होगा। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डीप में फिजिक्स की भाषा में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं। बेसिकली हम रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एटम की कहानी कैसे सामने आई वो समझते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था बच्चा लोग, यहाँ पर ना एक सोर्स था, मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से लगातार रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन भी किसका होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, उसमें से हम अल्फ़ा को कंसिडर करते हैं। अब ये जो अल्फ़ा है वो हर डायरेक्शन में निकल रहा है, एज यू कैन सी दैट इन द स्क्रीन, कि ये हर डायरेक्शन में निकलता है। बट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में हम चाहते हैं कि जो रेज बाहर निकल रही है, क्योंकि हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, जो बीम बाहर निकल रही है वो कॉलीमेट हो जाए। फिजिक्स में कॉलीमेट होने का मतलब होता है वन डायरेक्शन। तो इसको वन डायरेक्शन करने के लिए यहाँ पर ऐसे ब्रिक्स लगाए गए, लीड के ब्रिक्स लगाए गए इस तरीके से, ऐसे ऊपर एक और एक नीचे। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर लीड के ब्रिक्स निकाल दोगे, लगा दोगे ऐसे, तो फिर जो रेज है जो कि ऐसे यहाँ से पूरी तरह से फैली हुई है वो एक डायरेक्शन में चली जाएगी। तो रेज ऐसे मस्त खूबसूरत से डायरेक्शन में चली गई। अच्छा, तो चलिए हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं इस कलर से, और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी कि अल्फ़ा का जो रेज है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से बाहर की तरफ गए। उसके बाद हमें इसको स्टडी करना है, हम एटम के बारे में स्टडी करना चाहते थे। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक मस्त गोल्ड फॉइल लिया, इस तरीके से एक बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल लिया, जो जितना उसको छोटा कर सके उतना कर सकते हैं, मतलब उसको उतना थिन कर सकते हैं। इसकी ना एक प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप किसी चीज़ को खींचते हो तो वो कभी टूट सकता है, लेकिन गोल्ड में ऐसी सिचुएशन थी कि वो टूटता नहीं। तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि यार मैं एटम के बारे में जानना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करूँ
जो दबाते चले जाएं, दबाते चले जाएं, दबाते चले जाएं, और हम ऐसा इमेजिन कर लें कि भैया लास्ट में एक इतना पतला लेयर बचा हुआ है कि जिसमें सिर्फ एक एटम है। जैसे कि ये एक बॉटल है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा, तो जब कंप्रेस करूंगा तो इसके अंदर के जितने मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे दबेंगे 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 दबेंगे। एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने इसको इतना कंप्रेस कर दिया कि अब दोनों हाथों के बीच में सिर्फ एक ही एटम है। तो वो सिचुएशन तक आप इसको लेकर के गए, एंड 10⁻⁻⁷ मीटर जितना जो होता है इसकी जो पतली पन्नी है, वो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ करा, असर्शन रीजन में आ सकता है, तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखनी चाहिए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद बच्चा इसके ठीक सामने यहाँ पर ना एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी होती है, ऐसे इस तरीके से एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी होती है। और जिंक सल्फाइड का स्क्रीन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि अगर आप इस पर यहाँ से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो रिफ्लेक्शन के बाद में अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे, देखा गया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जब इस पर निकलते हैं तो वो चमकते हैं। जब वो चमकते हैं तो आप स्कैटर्ड कितने हुए वो आप जान पाओगे। एक तो हुआ ये इस तरीके से आए, इंसिडेंट हुए, इस पर टकराए, और टकराने के बाद यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो कितने बाहर निकले वो हमें कैसे पता चलेगा? एवरी टाइम वेन एवर इट इज़ स्ट्राइकिंग दिस जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, इट विल ग्लो, एक लाइट के फॉर्म में, जैसे तारे चमकते हैं वैसे वो चमकता होगा। तो अगर आप यहाँ पर एक सेंसर लगा दीजिए और वो सेंसर को मशीन से फिट कर दीजिए कि वो कंटिन्यूसली चल रहा है, उसके साथ एक आप एक मीटर लगा दो, तो वो सेंस कर पाएगा कि अच्छा यहाँ पर चमके, यहाँ पर इतने बार लाइट चमका, मतलब इतने अल्फा पार्टिकल्स आए। तो ऐसा एक अरेंजमेंट किया गया। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सेंसर लगा दीजिए, और ये सेंसर जो है मूवेबल है, ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है, एंड ये कलेक्ट करता है स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स का। तो एक्सपेरिमेंट बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट दिया। ये बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हुआ ये बच्चा लोग कि अगर मान लीजिए कि ये वाला जो है यहाँ पर एग्जैक्टली सामने है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ रहा है और ये इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। बट अगर मान लीजिए कि ये ऐसे मूव करते करते, कौन, ये वाला, ये सिस्टम अगर मूव करते करते यहाँ पर आ जाए तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री, है ना। और अगर ये मूव करते करते यहाँ कहीं पर है, मतलब कि पार्टिकल्स ऐसे गए और फिर वो यहाँ कहीं पर आपने रखा स्कैटरिंग एंगल, ये सॉरी सेंसर, तो सोच करके देखिए एंगल कितना बना। ऑफ कोर्स एंगल 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर आप 90 कह रहे हो, तो यहाँ पर 180 बन रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ थी हमारी गोल्ड फॉइल, ये हमारे लीड के ब्रिक्स थे, और यहाँ पर एक हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट जब भी होता है तो साइंटिस्ट लोग हमेशा कुछ ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ को बनाने से पहले 2-4 रीडिंग्स ली जाती है, जैसा कि आप फिजिक्स में हमेशा करते हैं। तो एक ग्राफ मिला, वो ग्राफ क्या मिला उसको समझने से पहले मैं आपको नॉर्मल पॉइंट समझाता हूँ, एक आंकड़ा दे करके, जो कि किताबों के अंदर थोड़ी से अलग नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर आप फिजिक्स को फील करना चाहते हो तो ये वाले आंकड़े से आप समझ सकते हो कि अगर बच्चा लोग यहाँ से 100, ठीक है, 100 अल्फा पार्टिकल्स आए, तो इस साइड ना एग्जैक्टली यहाँ पर, एग्जैक्टली सामने, पूरा का पूरा ये ऐसे स्क्रीन पर 90 अल्फा पार्टिकल्स मिले। मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ क्योंकि उधर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो 90 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होते हुए दिखे। इसका मतलब आप खुद ही सोच लो कि अगर हमने 100 जितने पार्टिकल्स जाने दिए यहाँ से, चलो भाई साहब चल जाओ, सब लोग चले जाओ, तो अगर मुझे यहाँ पर 90 मिल जा रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि इसका मतलब है कि ये तो ट्रांसपेरेंट हुआ, लेकिन मुझे 90 ही मिले हैं, 10 कहाँ गए? इस सेंसर ने बताया भैया कि 10 वो यहाँ कहीं पर है, यानी तभी 10 यहाँ मिल सकता है सेंसर को जब वो ये पार्टिकल्स ऐसे स्ट्रेट गए और उस थिन लेयर के सेंटर पार्ट से टकरा करके रिफ्लेक्ट हुए। दैट मीन्स कि जरूर इस थिन लेयर के अंदर सेंटर वाला जो पार्ट है वो एक ऐसा होगा जो अल्फा पार्टिकल को ही रिपेल कर रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो आप लोगों को पता ही है कि सेंटर वाले पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब ये है कि सेंटर वाले पार्ट को फ्यूचर में क्या नाम दिया गया, मतलब कि उस समय में जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जो आप जानते हैं, उसको न्यूक्लियस बोला गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और ये टकरा करके 180 डिग्री पर यहाँ पर 10 पार्टिकल मिले, मतलब कि सेंटर वाले पार्ट से ही रिबाउंस हो रहे हैं वो लोग। रिबाउंस याद है, कल मेरे को रिबाउंस में लगा है।
तो ऐसे टकरा करके वापस आए, लेकिन 90 पार्टिकल्स ऐसे पार पार चले गए, आर पार चले गए, ट्रांसपेरेंसी के साथ चले गए। इसका मतलब दो चीजें निकल करके सामने आई। कंक्लूजन नंबर 1 कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, नंबर 1 करेक्ट। एंड नंबर 2 क्या रिजल्ट निकल करके आया, सेंटर पार्ट को हमने न्यूक्लियस नाम दिया, सेंटर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट बच्चा लोग। अब एक्सपेरिमेंटली मेरी थोड़ी राइटिंग खराब हो तो माफ़ करना, क्योंकि आदत है उधर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का, बट आई एम ट्राइंग, है ना। तो एक्सपेरिमेंट से एक ग्राफ भी बनाया, ग्राफ क्या बनाया ज़रा वो देखिए, ये किताब के अंदर आपको मिल जाएगा इस तरीके से कि यहाँ पर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, राइट, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर्सेस द एंगल, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला, ऐसा यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, ऐसे करते 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 180 डिग्री तक गए। और यहाँ पर नंबर्स थोड़े ज़्यादा हैं, आप एक नंबर कोई भी सोच लो ग्राफ को समझने के लिए, 10 पावर 6 समझ लो, 10 पावर 5 समझ लो, 10 पावर 4 समझ लो, ऐसे करते करते यहाँ पर 10 समझिए। अब इस ग्राफ को देखते हुए अपने को एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या, कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही थी कि जब आप 0 डिग्री से 180 डिग्री पर गए तो आपको यहाँ पर रिटर्न में कितने मिले, कम मिले ना, मतलब कि सारे के सारे जो हैं बाहर निकल जा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, सिर्फ सेंटर वाले पार्ट से वो रिबाउंस हो जाता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ग्राफ ऐसे ही हमें मिलेगा। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है फॉर असर्शन एंड रीजन, बिकॉज नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके नीट के अंदर एक और चीज पूछता है, एंड दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर एंड हेड ऑन कोलिजन डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसको भी समझाते हैं। अभी ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, जरा समझना कि हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक एटम के न्यूक्लियस की बात करी और यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल्स देखा। अल्फा पार्टिकल्स जब इस न्यूक्लियस के सामने जा रहा है, सामने जा रहा है, सामने जा रहा है, तो कोई एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, न्यूक्लियस के सामने एकदम सिद्धू सिद्धू जा रहा है, तो कोई तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर वो न्यूक्लियस के साथ ऐसे पास में जाकर के ऐसे हेड से हेड मिला करके रिटर्न आएगा। पहली बात समझ में आ रही है हमें कि रिटर्न क्यों आ रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिबाउंस तो करेगा, उसको घुमा देगा, राइट। तो जिस मिनिमम डिस्टेंस तक वो गया वो हमारे लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। अब जरा समझना बच्चा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब हुआ उस वक्त जब वो चल रहा था, कौन, अल्फा पार्टिकल, व्हेन अल्फा पार्टिकल वाज मूविंग एट द टाइम ही इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, बट द मोमेंट ही टर्न बैक, जब वो वापस बैक हुआ तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी, जब ये बैक गया होगा तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी में। यानी अगर हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करना चाहिए। नाउ वी नो दैट कि बच्चा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा कि सपोज अल्फा पार्टिकल इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज की एनर्जी से चल रहा है, तो सपोज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है k इन द फॉर्म ऑफ ev, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/4 pi epsilon naught q1 एंड देन q2। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब q1 कौन है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2e, है ना, और Q2 कौन है, ये न्यूक्लियस। हमने किसका लिया है रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड को, तो गोल्ड के लिए कितना होता है Q, दैट इज N क्या है, नंबर, कितना एटॉमिक नंबर गोल्ड का 79, यानी ये 79 है, तो मैं इसको Z रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और आप याद रखना गोल्ड का आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो तो Z का 79 ही होता है, राइट। तो यहाँ से हो गया K, ये K की वैल्यू हो गई विच इज़ 1/4 pi epsilon naught, देन Q1 इज हैविंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड देन आपका ZE, एंड डिनोमिनेटर में क्या आता है K Q by R, उस R को मैं D मिनिमम लिख दूँ, दैट इज गोइंग टू बी अवर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। तो D मिनिमम यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, और कई बार आपके क्वेश्चन नीट के अंदर आए हुए हैं ये,
है ना। तो जब भी आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया हो, यानी कि एनर्जी दे रखा है, अब एनर्जी से सीधा आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पर जाना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q/2/R है, वही R आपका डी मिनिमम है। अब यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, छोटी सी बात, बहुत प्यारी सी बात, बहुत ही खूबसूरत सी बात समझाता हूँ आपको। अब वो खूबसूरत सी बात देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास में न्यूक्लियस है और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है और अल्फ़ा पार्टिकल है। सोच करके देखना बच्चा कि ये वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल है, सॉरी ये वाला जो न्यूक्लियस है उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है और ये वाला जो न्यूक्लियस है उसकी साइज़ थोड़ी छोटी है। तो आप बताओ कि कौन से वाले सिचुएशन में, वीडियो को रोक करके जरूर जवाब देना, कमेंट कर देना बच्चा लोग, कि कौन से वाले सिचुएशन में मिनिमम डिस्टेंस ज़्यादा होगा। मिनिमम डिस्टेंस क्या है? जिस मिनिमम डिस्टेंस तक पार्टिकल जाकर के रुक गया न्यूक्लियस से टकराने से पहले। ये अच्छा क्लियरली पता चल रहा है? वीडियो को रोक करके आंसर दे दीजिए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, आपको फील आ जाएगा एंड यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। एंड दिस इज द थीम ऑफ द चैनल, राइट? लेट्स कम एंड फॉल इन लव विद फिजिक्स। तो ये साइज़ बड़ा दिख रहा है मुझे, जाहिर सी बात है कि अगर ये साइज़ बड़ा है तो इसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। अगर इम्पैक्ट बड़ा होगा तो ये अल्फ़ा पार्टिकल को बहुत दूर ही रोक देगा कहीं पे, कि रुक जा बे, मैं बड़ा हूँ, मेरा इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। फील करना है इस बात को, इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। तो अल्फ़ा पार्टिकल बहुत पहले ही रुक गया, इसका मतलब है यहाँ मिनिमम डिस्टेंस बड़ा होगा, डी मिनिमम इज़ ग्रेटर। अगर डी मिनिमम बड़ा है तो न्यूक्लियस की साइज भी बड़ी है। एटम टू एटम डिपेंड करता है ना, न्यूक्लियस की साइज डिफरेंट वेरी करती है। आगे के न्यूक्लियर चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, वो आर पे डिपेंड करता है, R=R0 e⁻⁴ लेकिन ये साइज छोटा है, छोटू सा है न्यूक्लियस। ऑलरेडी न्यूक्लियस छोटा होता है, उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हो। तो अगर ये न्यूक्लियस छोटा है तो अल्फा बहुत नज़दीक तक जा करके फिर रिटर्न होगा, यानी डी मिनिमम छोटा है ना, यहाँ पर डी मिनिमम छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक अपने को बहुत मस्त रिजल्ट मिल गया है कि इस सिचुएशन में हमारा डी मिनिमम स्मॉल होगा और इस सिचुएशन में हमारा जो डी मिनिमम है बच्चा लोग वो बड़ा होगा। अब आप नोट बना लो कि जब डी मिनिमम बड़ा हो तो न्यूक्लियस की साइज भी बड़ी है और डी मिनिमम छोटा हो तो न्यूक्लियस की साइज भी क्या होगी? छोटी होगी। करेक्ट। इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ना ही तो कोई फॉर्मूला है, लेकिन नीट असर्शन रीजन भी पूछता है और आपका बोर्ड भी पूछता है और बोर्ड के अंदर भी है, तो इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर? बहुत सिंपल, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस और यहाँ पर आपके अल्फा पार्टिकल्स। हम तीन सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन 1 से जब मैं अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ूंगा बच्चा लोग, तो ये सामने जाकर के ऐसे रिटर्न हो जाएगा 180 डिग्री पर, राइट। लेकिन सिचुएशन 2 जो है वो थोड़ा सा आगे जाकर के फिर ऐसे टर्न लेता है, और सिचुएशन जो 3 है वो आगे तक जाके फिर टर्न लेता है। किताब के अंदर आपने ऐसे अक्सर ऐसे डायग्राम देखे होंगे। इसका क्या मतलब है जरा समझना। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की साइज पे डिपेंड करता है कि ये जो प्रोजेक्शन है, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर्स है पार्टिकल्स के चलने की, वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस पर निर्भर करती है। अब जरा सोचिए कि मैं तीसरे नंबर की जगह चौथा नंबर यहाँ से चलाता तो क्या वो स्ट्रेट चला जाता? आंसर है हाँ सर, क्योंकि न्यूक्लियस का जो ताकत है, न्यूक्लियस की जो इम्पैक्ट है, वो कुछ ही डिस्टेंस तक होगी ना। न्यूक्लियस जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, उसके अंदर के पार्टिकल्स के लिए ही होता है। तो अगर आप उसके बाहर कहीं पर सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो वो अल्फा पार्टिकल्स को बहुत लंबे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक इम्पैक्ट नहीं दे सकता। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी वेक्टर, फ्रॉम दी वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अब जरा समझना, इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का इम्पैक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए तीसरा वाला जो है वो आराम से, ऐसा भी हो सकता है चौथा वाला स्ट्रेट चला जाए, भाई तीसरे वाले को मैं थोड़ा सा टर्न दिलाया, दूसरा वाला थोड़ा इसके पहले इसका इम्पैक्ट बन रहा है इसलिए बेचारा चला गया, रिपेल हो गया। Are you getting my point? Because alpha particle is what? The positive particle. So you can note down कि what is impact parameter, मैं लिख भी देता हूँ। तो perpendicular distance, ऐसे शॉर्ट में आप जितना ज़्यादा सीखेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे आपको मज़ा आता चला जाएगा। perpendicular distance from velocity vector along the direction ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर।
अब बच्चा जाहिर सी बात है कि अगर हम पढ़ रहे हैं किसी का एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ कमियां भी होंगी। वैसे ही हमारे रुदरफोर्ड साहब की एक्सपेरिमेंट के अंदर भी कमियां आई, ये 2-3 चीज़ नहीं सिखा पाए। उसमें से मेजर से तो बहुत सारी कमियां निकाली जा सकती, लेकिन उसमें से जो सबसे मेजर कमी है वो मैं आपको बताता हूँ, उसे भी आप नोट डाउन कर लेना, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नीट के अंदर आपको हर एक चीज़ सीखना है, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब कि बाबा एसएसपी के लेक्चर्स को फॉलो करना, कि सारी चीज़ बताता हूँ। तो पहला है कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रहता है तो वो रेडिएट नहीं करता। रेडिएशन ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा, ये स्पेक्ट्रल जो सीरीज होती है, स्पेक्ट्रल एनर्जी लेवल या स्पेक्ट्रल सीरीज, उसको भी नहीं समझा पाए। अभी आप आगे पढ़िएगा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, ये रुदरफोर्ड साहब से नहीं हो पाया। और इन्होंने ऐसा बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में रहता है, जब वो घूमता है तो अपनी एनर्जी लगातार कंटिन्यूसली बाहर निकाल रहा है। जरा आप भी सोचिए, क्योंकि अब आप महान हो चुके हैं, अब आप जानते हैं एटम के बारे में थोड़ा बहुत, तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी को बाहर निकालता ऑर्बिट में रहते हुए, तो वो धीरे 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 ऐसे स्पाइरल मोशन में आकर के न्यूक्लियस में मिल जाता। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह पर आ जाते, सब कुछ खत्म हो जाता, न्यूक्लियस नहीं रहता, न्यूक्लियस नहीं रहता तो एटम नहीं रहता, एटम नहीं रहता तो मॉलिक्यूल नहीं होता, मॉलिक्यूल नहीं होता तो ये ब्रह्मांड नहीं होता, ये ब्रह्मांड नहीं होता तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो आप नहीं होते, तो शुक्ला नहीं होता, शुक्लाई नहीं होती, कोई नहीं रहता। लेकिन ये सब है ना, अगर ये सब है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है ना। तो ये आपके रुदरफोर्ड से रिलेटेड सारी बातें। यहाँ से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ऐसा बोल दे कि अल्फा पार्टिकल हैविंग 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द गोल्ड फॉइल और फॉर द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो सीधा सीधा डी मिनिमम को कैलकुलेट करिए, आपके पास में Z79 है, E 1.6 10⁻⁹ है, बाकी इसकी वैल्यू तो सीधा 9 × 10⁹ है, एंड ये दिया ही हुआ है तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट दैट इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इनटू जूल, एंड इसके लिए 1 EV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल आपको याद रखना है। EV से अगर आपको जाना है तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है। 1 मिनट में इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ क्योंकि अपने पास जो बोर्ड है वो जादुई है। यस, हो गया, डन। चलो, तो बच्चा ये बात हो गई। तो अब रुदरफोर्ड को पढ़ने के बाद, रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के बाद, उनके फेलियर को पढ़ने के बाद, नाउ वी हैव टू स्टडी बोहर्स मॉडल। एंड ये मान करके चलो बच्चा लोग कि बोहर्स मॉडल से तो क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। यहाँ से जो आप सीखोगे, यहाँ से बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे, लाइक रेडियस का इक्वेशन, एनर्जी का इक्वेशन, टाइम पीरियड का इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, ओमेगा का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, एक्सीलरेशन का इक्वेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और वहाँ से आपके पक्का नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप सीख गए अच्छे से, मैं आपको पूरा डिराइव करके भी समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ 2 इक्वेशन को अच्छे से याद करने के लिए बोलूँगा। अगर उसको याद कर ले गए तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछेगा नीट में तो आप फंसोगे नहीं। आइए समझते हैं बोहर्स मॉडल क्या है। तो बोहर्स मॉडल के हाइपोथेसिस भी कहा जाता है आपके एनसीईआरटी की भाषा में कहूँ तो। इन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे पास में न्यूक्लियस के आसपास में बहुत सारे ऑर्बिट हैं, ध्यान से सुनिएगा तो अभी याद हो जाएगा, बहुत सारे ऑर्बिट हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट को सिलेक्ट करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि L h/2π के इंटीजर मल्टीपल में होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में है भी तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीजर मल्टीपल में होगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि तीसरे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 100% 3h/2π होगा। चौथे में है तो 4h/2π, पांचवें में तो 5h/2π। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, जो कि आप बीएससी और इन सब में आगे सीखोगे। अभी यहाँ पर आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसे अच्छे से याद करना है। पहला मॉडल ये है इनका। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वैसे तो r×p होता है, रेडियस एंड देन p वेक्टर प्रोडक्ट है। तो जब आप क्रॉस को हटाइएगा तो rp sin थीटा होता है, जहाँ पे थीटा r और p के बीच का एंगल है। p क्या है? mv, वेलोसिटी। अच्छा, रेडियस ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे होता है। जब ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये रेडियस और वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो r और v में एंगल 90 है, यानी r और p में एंगल 90 है। जब एंगल 90 है तो sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया rp sin 90।
अपी मतलब मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो वही निकल करके आ जाता है mvr, इसी को NH/2π नाम दिया गया है। एक और खूबसूरत सी बात इन्होंने कही जो कि हमारे रुदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसको ठीक किया इन्होंने। रुदरफोर्ड साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करता है, बट इन्होंने कहा नहीं, स्टेबल ऑर्बिट होता है। नाम इसलिए पड़ा स्टेबल ऑर्बिट कि इलेक्ट्रॉन वहां पर रेडिएट नहीं करता है एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता व्हेनेवर इट परफॉर्म्स अ रिवोल्यूशन इन दिस ऑर्बिट। ऑर्बिट में अगर चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के आसपास किसी भी ऑर्बिट में, तो वो वहां से एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। ये पहला हाइपोथेसिस, ये पहला मॉडल था। दूसरे मॉडल पर चलते हैं। दूसरे मॉडल में उन्होंने कहा, किसने, मैंने नहीं कहा, बोहर साहब ने कहा कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर में जाना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है और ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है, सॉरी यहाँ पर हायर करते हैं, ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज है और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज है, तो बच्चा वो 2 ईवी को तो रिलीज कर देगा, तभी यहाँ पर आएगा तो 10 ईवी का होगा। इस चीज़ को फील करते हैं अच्छे से। अगर यहाँ पर 12 ईवी है और यहाँ पर 10 ईवी है तो एनर्जी का तो हमेशा वो होता है, कंजर्वेशन होता है। तो अगर 12 ईवी से उसको 10 ईवी में आना है तो 2 ईवी को तो रिलीज करेगा ही ना। ये जो 2 ईवी रिलीज करेगा वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, बिकॉज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्लैंक वाला फॉर्मूला E=hf। तो वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी है यानी कि लाइट है, फ्रीक्वेंसी जब होता है वो लाइट की बात करते हो, तो कुछ रेडिएशन बाहर निकालता है, वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी आप लोगों को बाहर दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर में जाना है तो वह एनर्जी को रेडिएट कर देता है। उल्टा कर दीजिए, अगर लोअर से हायर में जाना है तो भाई साहब उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, हमें यहाँ पर समझ में आया कि जैसे सर बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 10 ईवी है और यहाँ पे बच्चा लोग 12 ईवी है, तो 2 ईवी रिलीज हो जाएगा, राइट, लोअर हायर से अगर उसको लोअर में जाना है तो। लेकिन अगर यहाँ पर 12 ईवी है, यहाँ पर आपका 10 ईवी है, 10 से 12 पे जाना है, ऐसे ट्रांजेक्शन उसको करना है, तो वो 2 ईवी वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये रिलीज और ये आपका एब्जॉर्ब। क्लियर कट बात, ठीक है। अब इन्हीं सिचुएशन को हम लोग देखते हुए अब निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में उसका रेडियस क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत सारी बातें। तो आइए चलते हैं, अब निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स विल डू दैट। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड को कंटिन्यू करता हूँ, आइए। यस बच्चा, तो हमने जस्ट अभी देख लिया, पूरा सब कुछ हमने समझा कि बोहर्स मॉडल का हाइपोथेसिस क्या है। जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा और आगे की स्लाइड में आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ, पूरा लिख दिया है ताकि आपको समय कम लगे और समझ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ बहुत अच्छे से कम समय के अंदर। बट अभी हम आगे बढ़े हैं, हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट का पूरा आपको डेरिवेशन समझाएं, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके नीट में इसके डायरेक्ट इक्वेशंस क्या याद रखना सब कुछ। उससे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसे रुदरफोर्ड का कुछ था कि लिमिटेशन, वैसे ही बोहर्स मॉडल का भी लिमिटेशन है। बोहर मॉडल जो है डिस्क्रीट एनर्जीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और साथ में ये सिंगल एनर्जी सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, जैसे हाइड्रोजन के लिए, है ना। ऐसा कुछ हो जाए कि अगर किसी सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो तो ही एप्लीकेबल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये भी फेल होगा। ये 2 बड़े मेजर हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना। आइए अब चलते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट करने के लिए आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ एक एटम है, ये एटम का सेंट्रल वाला पार्ट न्यूक्लियस। अब जानते हो आप कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। तो वहाँ का चार्ज अगर हमें निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं Q चार्ज निकालने के लिए Ne। अच्छा, n कुछ भी हो सकता है तो हमने z ले लिया, इसीलिए Ze। और r जितने डिस्टेंस पर यानी कि रेडियस पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो v जितने वेलोसिटी से यहाँ पर मोशन कर रहा है। अगर हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मोशन कर रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। क्यों ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। अब सवाल ये आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नामक कोई चीज़ होती नहीं, वो लगता नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई रियल फोर्स उठा लेता है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो एक चार्ज यहाँ पे है सेंट्रल पे, न्यूक्लियस वाला, और इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज है, तो ये आपका Q2, ये आपका Q1 और उसके बीच में सेपरेशन है, यानी बन गया कूलम फोर्स। तो बात यहाँ पर कुल ले देकर के इतनी है कि जो हमारा कोलम्बियन फोर्स है K(Q1Q2/r²) वही बैलेंस कर रहा है mv²/r को, यानी वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है। तो हम 2 इक्वेशन को लेंगे, एक तो ये वाला और एक है बोहर्स मॉडल का L=mvr=nh/2π। अब बच्चा ये जो आप लोगों का K है वो 1/4πε0 है, Q1 आपका Ze है, Q2 खुद इलेक्ट्रॉन है तो Ze × E, Ze² हो गया, और mv² अपॉन में r। हमने इस इक्वेशन 1 को दोनों तरफ स्क्वायर मार दिया,
तो अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एंड देन एम स्क्वायर आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये देखिए मैंने वी स्क्वायर निकाल लिया। इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर मारा, यहाँ भी और यहाँ भी, और बड़े स्मार्टली से वी स्क्वायर को मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इस वी स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। जैसे ही इस इक्वेशन में आप रखेंगे, यहाँ लिखा भी है फ्रॉम इक्वेशन 2, काट कूट करके जिसमें आपका टाइम जाएगा, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से लिखा ताकि आपका समय बच जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डीप वाली चीज़ों को समझें। तो मुझे यहाँ से रेडियस निकल गया। अच्छा, इस रेडियस की इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब रेडियस का जो इक्वेशन है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई एम जेड ई का स्क्वायर है, विच इज़ ऑन योर स्क्रीन। बट बच्चा लोग एच तो कांस्टेंट है 6.625 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12, पाई कांस्टेंट 3.14, एम इलेक्ट्रॉन का मास विच इज 9.1 10⁻31 kg, जेड एटॉमिक नंबर, ई 1.6 10⁻19। कुल मिलाकर के ले देकर के बात ये है, चेंज हो सकता है एन, कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, और चेंज हो सकता है जेड, किस एटम की आप बात कर रहे हो। अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा, हीलियम है चेंज हो जाएगा Z2 हो जाएगा, लिथियम है 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसे वैरी करता रहेगा। तो बेसिकली R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई Z है। लेकिन कई सवाल ऐसे आएंगे जहाँ कंपैरिजन की बात की जाएगी कि पहला ऑर्बिट हाइड्रोजन का लीजिए और तीसरा ऑर्बिट लीजिए आपके लिथियम का, और बताइए दोनों के रेडियस का रेशियो क्या है। तब आपको n स्क्वायर बाई Z कर देना है। और जब प्रोपोर्शनल हटा मतलब कि ये सारे कांस्टेंट आए और ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू को प्लेस करके रख दोगे तो आपका फाइनल आंसर आता है 0.529 10⁻10 मीटर। और 10⁻10 मीटर हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से वो क्या है, एंगस्ट्रॉम है। यानी कुल मिलाकर के नीट वाले बच्चा लोगों को अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक इस इक्वेशन को बसाना है। किस इक्वेशन को? रेडियस का इक्वेशन 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम, या फिर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई का स्क्वायर, या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये है रेडियस। दूसरा, हमें अब निकालनी है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है। जाहिर सी बात है एनर्जी भी निकालते हैं हम तो हमेशा हम दो एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, प्लस कर देते हैं तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है। एक है काइनेटिक और दूसरा है पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चा लोग हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर। नाउ वी नो दैट कि Q1 कौन है यहाँ पर, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, और इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ हमने माइनस इसलिए प्रेजेंट किया है ताकि आप गलती ना करें। जब भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाता है तो जो सेकेंड वाला चार्ज होता है या कोई भी जो चार्ज होता है उसके साइन के साथ लिखते हैं। Q1 Q2 अपॉन आर के अंदर Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, और Q2 आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक, फिर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी मैंने रख दी। एंड ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो थोड़ा पीछे के स्लाइड पर चलते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए बच्चा, या इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, सेकेंड इक्वेशन को। मुझे एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। ये आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया तो ये 1/4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिकॉज यहाँ का एक आर इसके स्क्वायर को कट कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास अब हाफ एम वी स्क्वायर है, हमारे पास के है, Q1 है, Q2 है, आर है। तो ये इक्वेशन बना, यानी कि अब मैं यहाँ से इसको कॉमन कर दूंगा तो मेरा एनर्जी का इक्वेशन ये आया। यहाँ पर हम आर की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। सो व्हेन यू प्लेस दिस वैल्यू ऑफ आर तो you will get this answer which is minus me4 z square upon 8 epsilon naught square n square h square। घबराओ मत, इसे याद करना है, डरना नहीं है, बिना डरे हुए इसको याद करना है। अगेन द सेम थिंग, अगर हाइड्रोजन एटम है और आपने m e z एप्सिलॉन नॉट h सब रख दिया तो आंसर आता है -13.6 अपॉन में n स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन इसे z हट गया। बट अगर हम किसी और एटम के बारे में सोच रहे हैं तो ये आंसर आएगा -13.6 जेड स्क्वायर, क्योंकि अगर हीलियम है तो अलग हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, लिथियम है तो 3 हो जाएगा, अपॉन में n स्क्वायर। ये कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उस हिसाब से आपकी एनर्जी वेरी कर जाएगी, राइट। नाउ जब हम बोर्ड पढ़ रहे होते हैं तो हमें सिर्फ रेडियस और एनर्जी के बारे में ही चर्चा करनी होती है, लेकिन क्योंकि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देखना, या तो एक्सरे से पूछा है नीट में, या तो वो
वेलोसिटी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऑर्बिटल करंट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। एंड 2022 का पेपर जो अभी भी हुआ है उसमें उन्होंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पर क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्ट इक्वेशन, यस डायरेक्ट इक्वेशन। अब बात ये आती है कि इन्हें याद करें कि निकालें, तो पहले तो समझ लो कैसे आया, उसके बाद अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो। मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि एनर्जी और रेडियस का इक्वेशन याद रखो, बाकी सब अपने आप धड़ाधड़ निकलेगा। करके दिखाता हूँ, आ जाओ देखो ध्यान से। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी सोचो किस में आया, बोहर्स मॉडल में एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में टू पाई। ध्यान देना बच्चा, h कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, बेसिकली जो v आया वो आ गया r अपॉन में सॉरी यहाँ से मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो n अपॉन में r, एन एच अपॉन में r 2 पाई एन साथ में m, राइट। अगर मैं यहाँ से v को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो एन एच अपॉन 2 पाई तो है ही, और फिर ये एम आर आ गया, करेक्ट। नाउ दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो इट इज़ बेसिकली n अपॉन में r। अब r के बारे में एक सबसे अच्छी बात है कि हम लोग जानते हैं r इज इक्वल टू वॉट, r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, या फिर r इज इक्वल टू r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। तो n स्क्वायर बाई z, बाकी सब कांस्टेंट कट गया, तो ये n से n कट गया, यानी ये आया z अपॉन में n। ये फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर है v प्रोपोर्शनल टू z अपॉन में n। निकल गया वेलोसिटी v प्रोपोर्शनल टू z बाई n। अब जैसे सवाल नीट के अंदर पूछ सकता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन की इतनी है, v है, तो बताइए थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी। तो आपके दिमाग में क्लियर कट फॉर्मूला है कि यार हाइड्रोजन एटम बोल रहा है z एक हो गया, सेकेंड में बोल रहा है तो v प्रोपोर्शनल टू 1/2, और थर्ड में बोल रहा है तो v प्रोपोर्शनल टू 1/3, यानी कि तुरंत आप निकाल पाओगे 1/2 और ये हो गया 10, यानी कि v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू 3/2। धड़ाके से आंसर निकल गया। यही तो नीट आपका स्पीड चेक करता है। तो फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो फिर सवाल आपके लिए बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो v प्रोपोर्शनल टू z बाई n है। एक और चीज़, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, दैट इज़ 2.2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2.2 10 पावर में 6 z अपॉन में n। ये वैल्यू अगर आप याद रखोगे तो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। अब जरा सोचो मोमेंटम पूछ ले तो साफ साफ पता चल रहा है यार, इसमें तो सिंपल फिजिक्स का इक्वेशन है, p इज इक्वल टू क्या, मास इंटू वेलोसिटी। अरे मास तो कांस्टेंट है भाई, तो p का भी प्रोपोर्शनल टू v ही हो गया, एंड v क्या है बच्चा लोग, तो z अपॉन में n है, खेला खत्म। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो अगेन प्रोपोर्शनल में बात करें तो v प्रोपोर्शनल टू क्या है, z अपॉन में n, और r है n स्क्वायर अपॉन में z। यानी बच्चों उसको सॉल्व करिएगा तो z अपॉन में n इंटू z अपॉन में n का स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल में आ जाएगा z का स्क्वायर अपॉन में n का क्यूब। मेरे पास जादू है, जादू से मैं आपको इसको स्क्रीन के अंदर लेकर के आता हूँ, रुको। तो ये देखिए, अरे दादा जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, हाँ तो ये मैं जादू चला रहा हूँ और इस जादू से मैंने स्क्रीन को थोड़ा अंदर कर दिया। नाउ इज इट विजिबल? चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये तो दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n एंड देन प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। तो z तो ऊपर चला गया, डायरेक्टली कर सकते हैं, तो z का स्क्वायर अपॉन में n का क्यूब। बस नीट यहीं से सवाल कर सकता है। अब टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड, ओमेगा आपके पास में आ चुका है, तो क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, सो टी इज बेसिकली 2 पाई बाई ओमेगा हो गया। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा रेसिप्रोकल में है, तो ये आपका बच्चा लोग हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब अपॉन में z का स्क्वायर। जो आपका ओमेगा था पहले वो नीचे t में उल्टा हो जाएगा, बिकॉज 2 पाई बाई कैपिटल टी है। लीजिए छठा भी हो गया। अब आइए फ्रीक्वेंसी, और आसान, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1 अपॉन में t, और t का क्या है, तो n क्यूब अपॉन में z स्क्वायर, तो f प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन में z का स्क्वायर।
जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका रेशियो बताओ, तो 1:2:8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे आ रहा है? n का क्यूब 1, का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब 27, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 1:2 नहीं आएगा, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, डैश 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 डैश, क्योंकि z तो 1 है। अगर मान लो एटम भी चेंज करे तो फिर उस हिसाब से n³ z के हिसाब से चेंज करिए। नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑर्बिटल करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है, तो करंट क्या बनाएगा? अच्छा, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज/टाइम होता है, और स्पीड जो होता है सरकमफेरेंस 2πr के बराबर होगा, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है और टाइम पीरियड हो जाएगा। इसलिए यहाँ से जो मुझे t मिला वो आ गया 2πr/v, तो ये आया EV/2πr, राइट। अगेन क्लियरली विजिबल बच्चा कि ये v/r के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। v आपका z/n था और r आपका n²/z है, तो ये आपका हो जाएगा z²/n³, दैट इज अगेन इन प्रोपोर्शनल, तो z²/n³। एंगुलर मोमेंटम, खैर ये तो हमें पता ही चल गया कि L = NH/2π है, h/2π कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास फॉर्मूला था mv²/r, जो f होता है वो है mv²/r, राइट। और यही mv²/r किसके बराबर है? मास इंटू एक्सीलरेशन के। फिर से मुझे जादुई पेन चलाना पड़ेगा और मुझे इसको स्क्रीन के अंदर लाना होगा, तो ये देखिए जादुई पेन चला के मैं अंदर लेके आ गया। मास इंटू एक्सीलरेशन, तो बेसिकली मास से मास तो घट गया और एक्सीलरेशन क्या हो गया? v²/r। नाउ व्हाट इज v? दैट इज z/n, तो z का स्क्वायर n², और r क्या है? r है बच्चा लोग n²/z, तो ये आपका हो गया z का क्यूब, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का क्यूब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, r प्रोपोर्शनल टू n²/z एंड v इज दिस, करेक्ट है ना? सॉरी बिकॉज मुझे लग रहा था कि लोचा है, कटेगा थोड़ी, n² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z का क्यूब अपॉन n की पावर में 4। ये आया हुआ है आपके नीट में, ये नीट के अंदर आया हुआ है, और बाकी के पहले के जो भी इक्वेशंस आप कर रहे हो उस पर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी हो गया, काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो आपका टोटल एनर्जी है वहीं से पता चल जाता है, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी आपका प्रोपोर्शनल टू z²/n² है, तो ये भी प्रोपोर्शनल टू z²/n² होगा, और ये भी प्रोपोर्शनल टू z²/n² होगा। तो लीजिए बच्चा पार्टी, इस तरीके से हमने इसका भी गेम ओवर कर दिया। अब इसमें से कुछ भी पूछे आप नीट के लिए तैयार हैं और आप आसानी से इस पर से मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज़ की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में इक्वेशंस आ चुके हैं एनर्जी के, तो वहीं से स्पेक्ट्रल सीरीज़ बनता है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट में है वो एक्साइटेड स्टेट है, तो कोई भी क्या होता है कि कभी भी किसी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि यार मैं शांति वाला जीवन जीऊँ। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट में है यहाँ पर, तो वो चाहेगा कि मैं अपनी एनर्जी छोड़ करके नीचे लोअर वाली एनर्जी में आ जाऊँ। तो वो जाहिर सी बात है कि अगर हायर से लोअर में जाता है तो कुछ एनर्जी को छोड़ता है, और वो जो एनर्जी छोड़ता है वो लाइट के फॉर्म में होती है, कह सकते हो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होती है। ट्राई टू फील दिस पॉइंट, लाइट फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है, और वो एनर्जी ही हमें एक स्क्रीन पर देखने पर अलग अलग कलर्स में दिखाई देती है। कुछ हमारे लिए विजिबल होते हैं, कुछ हमारे लिए विजिबल नहीं होते, है ना, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, अल्ट्रा वेव्स है, इंफ्रारेड है, एंड विजिबल है, जिसमें से ह्यूमन आइज विजिबल वाले डिपार्टमेंट को देख पाती है, जो 7 कलर्स होते हैं। बात को समझिए, अगर आप हाइड्रोजन एटम सोच रहे हो तो उस हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है जहाँ पर लगातार वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है। उसी एनर्जीज को अगर आप किसी स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर लें तो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग एनर्जी की लाइट दिखाई देंगी। वही है स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या है वो? स्पेक्ट्रल सीरीज। तो आइए अब हम आपको स्पेक्ट्रल सीरीज का पूरा बताते हैं सेटअप बढ़िया से। तो जब स्क्रीन पर देखा गया बच्चा लोग, तो स्क्रीन पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दिखाई दिए, अलग अलग वेवलेंथ की कलर्स दिखाई दिए, लाइट दिखाई दिए, उस पर से नाम पड़ा साइंटिस्ट के नाम पर से। तो उसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है लाइमन सीरीज।
लाइमन सीरीज के लिए इक्वेशन बना 1/λ इज इक्वल टू आर 1 में 1 स्क्वायर माइनस में 1/n स्क्वायर. यू शुड रिमेंबर दिस इन अ सीक्वेंस. लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड. एक याद कर लोगे तो बाकी सब याद हो जाएगा. एक को अच्छे से समझते हैं. यहाँ पर ये जो n स्क्वायर है उसमें n की वैल्यू 2 3 4 डैश 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 हो सकती है. कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन भले दूसरे से जंप मारे, तीसरे से जंप मारे, चौथे से जंप मारे, पांचवें से जंप मारे, छठे से जंप मारेगा तभी एनर्जी बाहर निकालेगा. बट द कंडीशन इज कि जब भी वो जंप मार के n बराबर 1 में ही आए. तो जब वो n बराबर 1 में आता है तब जो सीरीज हमें मिलती है, जो भी हमें वेवलेंथ मिलता है, जो भी हमें लाइट मिलती है, उसको हम लाइमन सीरीज के अंदर कंसिडर करते हैं. अब कब हमें लाइमन सीरीज मिनिमम वैल्यू देगा, कब हमें लाइमन सीरीज मैक्सिमम वैल्यू देगा वेवलेंथ का, तो उसके लिए फॉर्मूला है, कुछ नहीं है. आप लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाइए और लैम्बडा को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो n की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 है तो n शुरू होगा 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश. तो n की सबसे मिनिमम n बराबर 2 रखने पर लैम्बडा मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज ये रेसिप्रोकल में है, नॉर्मल मैथ्स. एंड n की सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि इन्फिनिटी, जब आप n इन्फिनिटी रख देते हो तो लैम्बडा सबसे मिनिमम आ जाता है. सबसे कम से कम मिनिमम में रखने के लिए हमें इन्फिनिटी रखना पड़ेगा और हमें मैक्सिमम लाने के लिए हमें n की सबसे कम वैल्यू रखनी पड़ेगी. और यही चीज़ बामर में भी एप्लीकेबल है कि आपने सबसे कम रखा तो मैक्सिमम आया और सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी रखा तो मिनिमम आया. और सभी फॉर्मूले सेम है, खाली बस इस n को वेरी करना है. शर्त क्या है कि कहीं से भी आए बट वो n बराबर 1 में कूदी मारे, चाहे 2 से मारे, चाहे 3 से मारे, 4 से, 5 से, 6 से, कहीं से भी कूद के आए. लेकिन जब भी वो n बराबर 1 में कूद के आएगा तब वो लाइमन सीरीज है. कई बार एग्जामिनर जो है स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करके सवाल पूछता है. वो पूछता है कि बताओ फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या है. तो याद रखना बच्चा, यहाँ से एक तो चला गया, ये 2 3 4 5 6 से शुरू हो रहा है. तो फर्स्ट लाइन बोले तो n बराबर 2 रखना है, सेकंड लाइन बोले तो 3 रखना है, थर्ड लाइन बोले तो 4 रखना है. सीक्वेंस है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन. वही चीज़ बामर में है. अब बामर में n इज इक्वल, ये स्टार्ट देखो 2 से हो रहा है, ये 1 स्क्वायर था तो ये आपका 2 स्क्वायर है. यानी n की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 3 4 5 6 डैश डैश डैश. कंडीशन क्या है, कूद करके 2 में ही आए, चाहे 3 से आए, चाहे 4 से आए, चाहे 5 से. चाहे अब बोलोगे सर यहाँ से क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ से जब कूदी मारेगा तो कूदी तो मार ही नहीं सकता ना, उसको तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली बात आप थोड़ी कह रहे हैं, आप स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करें, आप लाइट की बात करें, तो वो तभी होगा जब हायर से लोअर में आता है. गॉट माई पॉइंट. अगेन द सेम थिंग, अगर हमने रखा वैल्यू 3 तो मैक्सिमम, इन्फिनिटी रखा तो मिनिमम. फर्स्ट लाइन पे सीक्वेंस, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ऐसे. कई किताबों में मैंने देखा, रेफरेंस बुक में ऐसे ही बोलता है अल्फ़ा बीटा गामा लाइन बताओ. तो ये अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, शुरू के 4 सीक्वेंस से पकड़ लीजिए, वो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा हो जाते हैं. यही सारी पॉइंट्स आपको अप्लाई करके कर देना है पास्चन के लिए. देख सकते हैं यहाँ 3 है, बाकी सब सेम है. एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 4 5 6 डैश डैश डैश. ब्रैकेट 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश. फंड सीरीज में पी साइलेंट होता है एंड यहाँ पर 5 है, ये आपका 6 7 8 डैश डैश. ये जो आर आप देख रहे हैं इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी वैल्यू फिक्स है, विच इज़ 1.07 10⁻⁷ पर मीटर. राइट बच्चा लोग. अब एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और सबसे जो फेमस होता है वो बामर सीरीज ही होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बामर सीरीज के अंदर जो भी वेवलेंथ आती है वो वेवलेंथ ह्यूमन आइज के लिए विजिबल है, दिखाई देता है. अब क्योंकि बामर सीरीज फेमस है, विजिबल दिखाई दे रहा है, तो इससे पता चल गया आपको कि बामर सीरीज किस डिपार्टमेंट में आता है, तो विजिबल डिपार्टमेंट में आता है. तो उस तरीके से लाइमन किस में आता है और ये पास्चन, ब्रैकेट और फंड किस में आता है, तो इसको याद करने का हम एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं. देखिए क्या, बीवी अल्ट्रा पाई पाई के लिए तरसती है. ये क्या है सर, बहुत अजीब लाइन है लेकिन मजा आएगा. अल्ट्रा बीवी पाई पाई के लिए तरसती हैं. जरा ध्यान से समझना, जो अल्ट्रा है उसमें यू है अल्ट्रा वायलेट रीजन और एल जो है वो लाइमन सीरीज. यानी क्लियर हो गया यहाँ से कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइमन आता है. अच्छा बीवी, ये तो पता ही चल रहा है आपको, बामर सीरीज किस में आता है, विजिबल. एंड पाई, पाई पाई के लिए तरसती है यानी कि पी इंटू आई. तो ये पी जो है वो पास्चन है और ये जो आई है वो इंफ्रारेड है. तो ये सब लोग डिपार्टमेंट में आते हैं इंफ्रारेड. पास्चन भी इंफ्रारेड में आता है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में आता है एंड फंड सीरीज भी इंफ्रारेड में आता है. कैसा लगा बच्चा लोग, कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना. तो अल्ट्रा बीवी पाई पाइप के लिए तरसती है, जो मॉडर्न अल्ट्रा बीवी होती है वो ऐसे ही होती है. सर आपको कैसे पता, नहीं एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. तो
यू एल बी वी एंड पाई, यहाँ पर यू अल्ट्रावायलेट और ये लाइमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका बामर और ये आपका विजिबल, एंड दिस इज पास्चन एंड इंफ्रा। इंफ्रा आ जाए तो उसके बाद में याद रखिएगा कि ब्रैकेट और फंड सीरीज ये सब इंफ्रारेड में आते हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी होती तो है लेकिन वो विजिबल नहीं होते, अपने को दिखाई नहीं देते, तो ये चीज़ हो गया। इसी के साथ बहुत एक और प्यारा सा टॉपिक है बच्चा, एंड दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो अगर आपके रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी जो मैंने बताया वहाँ से, एक तो वहाँ से आ सकता है या तो यहाँ से भी पूछ लेता है कभी कभी, एक्साइटेशन एनर्जी बताओ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास में एनर्जी का इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन है, -13.6 n का स्क्वायर। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो अगर मैं n बराबर 1 रखता हूँ तो बच्चा लोग n बराबर 1 में मेरे को कितनी एनर्जी मिलेगी, सोचो सोचो सोचो, क्या ये पेड़ है, सोच करके देखिए। अगर हम n बराबर 1 रखें, n बराबर 2 रखें, n बराबर 3 रखें, n बराबर 4 रखें और n बराबर इन्फिनिटी रखें, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप याद भी कर सकते हो, इसको याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। जब यहाँ पर आप n बराबर 1 रखते हो तो -13.6 आ जाएगा। इसको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बोलते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है उसके पास में एनर्जी -13.6 है। जब आप यहाँ n बराबर 2 रख देते हो बच्चा लोग, यानी कि 4, तो ये -3.4 आ जाता है। कैलकुलेटर यूज़ करके कर लीजिए या फिर ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, -3.4 EV। यहाँ रखेंगे तो 1.51, यहाँ रखेंगे तो 0.85। अब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो ये याद हो जाता है, और अगर इसे याद कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब आप n बराबर इन्फिनिटी रख दोगे यहाँ पर, तो फिर ये आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 EV। अब समझना एक्साइटेशन क्या है। जब अगर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ओहो मुझे जादू दिखाना पड़ेगा, तो ये देखिए जादू से इधर आ गया, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, इसका मतलब है कि एक ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से जंप करके n बराबर में 2 में भेजते। जरा सोच करके देखो कि n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी की और ज़रूरत है। बोहर मॉडल के हिसाब से एनर्जी का डिफरेंस कितना है वो निकाल लेते हैं। तो माइनस में 3.4 माइनस में 13.6, बेसिकली इट इज़ एनर्जी का डिफरेंस, राइट। वो जो बोहर्स मॉडल मैंने लिखा था वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये एक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं बच्चा लोग। तो E2 माइनस में E1 इज इक्वल टू HF या फिर HC बाई लैम्बडा, ये जो एनर्जी बाहर निकलती है ना वो ये वाले इक्वेशन से निकलती है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दिया था बट इक्वेशन लिखना भूल गया। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HF, तो वही चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। कहाँ गए कहाँ गए, यस, कहाँ गए कहाँ गए, यस। तो डिफरेंस कितना हो गया, n बराबर 2 का -3.4 और n इज इक्वल टू 1 का -13.6। तो इसको आप अगर माइनस कर दीजिएगा तो ऑलमोस्ट 10.2 EV आ रहा है, राइट। यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज ये बोली जाएगी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। अगर मैं आपसे कहता कि बच्चा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बताओ, आई होप नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी दे दें कि वो फर्स्ट से जंप मार के थर्ड में चला जाए, यानी कि n बराबर 1 से n बराबर 3 में चला जाए, तो वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, एंड सो ऑन। अगर आपको ये एनर्जी निकालनी है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है, तो टेक अ डिफरेंस ऑफ -1.451 एंड देन 13.6, ऑलमोस्ट 12.0 समथिंग आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 1 से इतनी एनर्जी दो कि वो चौथे में चला जाए। मैं बोलूँगा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि 1 से 6 में चला गया कहीं पे। मैं बोलूँगा सेवन्थ एक्साइटेड स्टेट, तो 1 से 7 में चला गया। आप अगर फर्स्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो फिर वो बाकी आपको एनर्जी का डिफरेंस लेना है, एंड इजिली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ये हो गई एक्साइटेशन स्टेट वाली एनर्जी। अब इसी तरीके से आयनाइजेशन का क्या मतलब, समझो। आयनाइजेशन का मतलब एक प्लस और माइनस सेपरेट हो जाना, उसी को तो हम आयनीकरण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं आयोनाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है।
आप सोच करके देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, n बराबर 1 में है, और मैं अगर चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब कि वो कहाँ चला गया, लास्ट वाले ऑर्बिट में चला गया, सबसे लास्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस के सबसे लास्ट ऑर्बिट, मतलब कि वो बाहर निकल गया। तो अगर मुझे इसे यहाँ से यहाँ भेजना है और ये 0 EV वाली स्टेट में पहुँचाना है, तो ऑफकोर्स मुझे इसे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जिससे उसके पास एनर्जी 0 EV हो जाए। तो एनर्जी को 0 EV देने का मतलब क्या, कि n बराबर 1 से n बराबर इन्फिनिटी आपने भेज दिया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत ही सिंपल, क्योंकि सर इन्फिनिटी में भेजना है। एस्केप एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट याद करो, ग्रेविटेशन में जब आप पढ़े हो तो सेम ऐसे ही रहता है कि उसको हम अंतरिक्ष में यहाँ पर भेज देते हैं जहाँ पर उसका टोटल एनर्जी 0 हो जाता है, तो वही एस्केप एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ -13.6 है और मैं अगर इसे +13.6 दे दूँ तो वो सदा सदा के लिए खेलता रहेगा। तो ये 13.6 EV उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है। इन द वेरी सेम वे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि बच्चा लोग, मैं सेकेंड वाले स्टेट से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहता हूँ, तो जंप मार के कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में। कहाँ से, इस सेकेंड वाले स्टेट से। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ -3.4 है, तो ये आपका हो गया 3.4 EV। इसी तरीके से n बराबर, अगर आप 3 से n बराबर इन्फिनिटी भेजते हैं, तो ये आपका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और ये आपका थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस पर से आते हैं। सो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन स्टेट एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। याद रखिएगा कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है बेसिकली वो एक तरह की एनर्जी ही है। कैसे कह रहा हूँ मैं, तो एक सवाल भी आपको कराता हूँ। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो मैं कह रहा हूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। कैसे, आयनाइजेशन पोटेंशियल सपोज आपका 110 वोल्टेज है, ठीक है, V 110 वोल्टेज है, और अगर आप एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी बेसिकली वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू वी, EV। तो ये आपका आ गया 110 EV, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली अ फॉर्मेट ऑफ एनर्जी। तो 110 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस में 619 जूल हो गया ना। यानी अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल V के फॉर्मेट में है तो वो है वो आपका एक तरीके से एनर्जी ही, बच्चा लोग। गॉट माई पॉइंट अच्छे से। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। बच्चा आप कुछ न्यूमेरिकल से, कुछ क्वेश्चन से नीट के जो कि पूछे गए हैं प्रीवियसली, तो हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट समझते हैं। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली एनर्जी ही रहता है, ठीक है, क्योंकि EV जब आप करते हो तो EV 1.6 × 10⁻⁹ जूल में कन्वर्ट होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पर से देखिए नीट में एक सवाल पूछा गया था, कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल व्हेन आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4 वोल्टेज। अब जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पर हमें फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बोल रहा है। पहली बात तो 1/λ इज इक्वल टू होता है R, 1/(1)² माइनस में 1/n²। ये मैं लाइमन के फॉर्मेट में लिख दिया। लेकिन जब बात हो कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो इसका मतलब हुआ n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा है ना। सो 1/λ इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1/(1)² माइनस में 1/2 का स्क्वायर। ये बात तो एकदम पक्की है, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए और एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो E इज इक्वल टू HF होता है, यानी hc/λ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, hc से। मैंने hc से मल्टीप्लाई कर दिया और यही इक्वेशन मेरे लिए एनर्जी बन गया, राइट। तो अब यहाँ पर मुझे एनर्जी का इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दैट इज HCR ब्रैकेट 1/(1)² माइनस 1/(2)²। बट अब हमें यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल ऐसे क्लियरली मेंशन नहीं कर रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन। तो हमेशा आपको उसको क्या ट्रीट करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ करते हैं, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी यही वाला जो इक्वेशन आया हमारा HCR, तो ये ब्रैकेट में 1/(1)² माइनस में 1/∞ का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे फिर से जादू दिखाना पड़ेगा
क्योंकि मैं थोड़ा साइड चला गया, ये यहाँ पर। हाँ चलिए, तो अब ये स्क्रीन पर आ गया क्लियरली। तो बच्चों फिर से समझाता हूँ, क्योंकि हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, हमें दे रखा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल 122.4 है। इसका मतलब क्या है, 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी अगर हमने किया तो ये तो आपका ज़ीरो हो गया, यानी कि जो एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहा है वो HCr अपॉन में 1 का स्क्वायर है। ठीक, तो इस जब आप ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो HCr ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर माइनस में ये जो 1/2 स्क्वायर है, तो ये वाला जो है वो तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल ही हो गया। करेक्ट। तो जब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब HCr अपॉन में 1 स्क्वायर, HCr अपॉन में 1 स्क्वायर क्या होगा, HCr अपॉन में 1 स्क्वायर आपका हो गया 122.4 वोल्टेज विच इज़ गिवन। तो ये आपका हुआ 122.4 माइनस में 122.4 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करिए, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चा लोग अगर आपको सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है तो सेकेंड एक्साइटेशन का क्या मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू कहाँ चला जाए 3 में, तो इक्वेशन वही होगा, खाली 122.4 माइनस 122.4 डिवाइडेड बाई 9 होगा। गॉट माई पॉइंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन हो और एक्साइटेशन निकालना हो तो आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, नीट में ही पूछा है। क्या सवाल है ज़रा देखो। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975, यानी हमें वेवलेंथ दे रखा है और एक्साइटेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, तो आपको वो n पूछता है। तो बहुत सिंपल, एक्साइटेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट वाली बात कर रहा है, तो n इज इक्वल टू 1 से कहाँ चला जाइएगा आप, n इज इक्वल टू 2 में। सो 1/λ, सारा खेल बस इसी इक्वेशन से हो जाता है, 1/1 स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर आपको, हाँ आप ध्यान देना, ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय दिस रेडिएशन 975 को ऑलरेडी दे रखा है, बट वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया वो नहीं पता ना हमें। तो यहाँ पर मैं अगर 4 लिख देता इसका मतलब है कि वो फर्स्ट एक्साइटेशन है, मतलब n बराबर 2 पर बैठा है, बट हमें तो निकालना है ये। कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। वहाँ पर तो वो कह ही रहा है ना कि एक्साइटेड बाय दिस वेवलेंथ, लेकिन वो कहाँ पर गया, तो वही पूछ रहा है आपसे, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो 1/λ दैट इज 975 इंटू 10⁻⁻10, r इज कॉन्स्टेंट विच इज 1.07 इंटू 10⁻7, 1/1 एंड देन 1/n स्क्वायर। यहाँ से आप n कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसकी जो वैल्यू होती है, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरे पास में नोट्स हैं। हाँ, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा लोग, तो इसकी वैल्यू है n इज इक्वल टू 4, है ना। इसको कैलकुलेट करके कमेंट में बता ही देना, राइट। तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे, नंबर ऑफ लाइंस कितने बनेंगे। तो देखो बच्चा, अगर n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1 होता, तब हमें अगर जानना होता कि कितने लाइंस बनेंगे, मतलब स्पेक्ट्रल सीरीज पे कितने वेवलेंथ हमें दिखाई देंगे, कितनी फ्रीक्वेंसीज हमें दिखाई देगी, तो सीधा एक ही होता, n इज इक्वल टू 2 से n बराबर 1 में आते। बट अगर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी दी है, 3 लाइन है, ये n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर में 1, तो ज़रा सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि कहाँ कहाँ से लाइन बन सकता है। इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है, तब जंप मारता है, तभी उसको फ्रीक्वेंसी निकलती है और वही हमको स्पेक्ट्रल सीरीज के फॉर्म में आता है। तो या तो 2 से 1 में आता, या तो 3 से 1 में आता, या तो पहले 3 से 1 में आता और उसके बाद फिर यहाँ से आ जाता। तो कुल मिलाकर के कितने हुए, 1, 2, 3 और 4, कुछ और बाकी रह गया, फिर से सोच लो। 2 से 1 में जंप मार सकता था, अच्छा यहाँ तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। हाँ, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, एक तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो 3 से डायरेक्ट यहाँ आ जाए, या तो है 3 से 2 पर आए और फिर 2 से यहाँ पर आए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 आंसर आया कि अगर मतलब अगर वो तीसरे में है तो 3 तरीके की लाइंस बन सकती है। अब जरा यही 4 हो, n इज इक्वल टू 4th में हो, तो क्या सिचुएशन बनती है हम उसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पर एक ट्रिक बना देते हैं, 3, 2 एंड देन 1। अगर चौथे में है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो एक पॉसिबिलिटीज़ है कि भैया चौथे से डायरेक्ट इसमें आ जाए, या तो चौथे से पहले तीसरे पर आए ना, या तो चौथे से वो दूसरे पर आए, राइट, फिर वो तीसरे से यहाँ पर आ जाए
और कुछ दूसरे से यहाँ पर आ जाए, और कुछ बचा है 1 2 3 2 5, एक और बच गया, चौथे से फर्स्ट पर आ गया, चौथे से तीसरे पर आ गया, चौथे से दूसरे पर आ गया, अब तीसरे से डायरेक्ट वो फर्स्ट पर आ गया, एंड हाँ ये देखिए तीसरे से सेकंड पर आना बाकी है। तो यहाँ पर टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर ऐसे ही n बराबर 5 होता, 5 लाइन होती ऐसे, तब तो और मुश्किल हो जाते, प्राण निकल जाते। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, ट्रिक है। वो ट्रिक है कि नंबर ऑफ लाइंस आपको जब भी बोले तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाइए। जैसे n बराबर हमें 4 निकल गया, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट हमने किया तो n बराबर 4 आया, राइट। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया 6। अब देखो यहाँ पर काउंट कर लो, 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर n बराबर 3 पर था, ठीक है, इस वाले सिचुएशन में। सो 3 3 माइनस 1 बाई 2 कट गया, तो आपका आंसर कितना है, 3 की पॉसिबिलिटी है। ऐसे अगर 5 है तो 5 इंटू 5 माइनस 1 4, 20/2 यानी कि 10 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। वो 10 कौन सी होगी, उसको खेलते रहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलो एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर बोला है फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हेन IP इज 122.4। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, IP आयनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चा जो हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन है वो है माइनस में 13.6 अपॉन में n² और साथ में z² होता है, करेक्ट बात, और साथ में ये EV भी होता है। क्योंकि ये माइनस 13.6 अपॉन में n² ये हाइड्रोजन का है, तो हम इसको लिख सकते हैं EH, ठीक है, फिर z² और फिर ये आपका E, करेक्ट। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो 122.4 वोल्टेज IP है वही आपके लिए एनर्जी है ना, और हाइड्रोजन के लिए तो फिक्स होता है माइनस 13.6। तो अगर हम यहाँ से Z को सब्जेक्ट बनाएं तो वो अंडर रूट में E अपॉन में EH हो जाएगा। E कितना है 122.4 EV और EH है आपका 13.6। कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सो इट्स डन बच्चा लोग। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, एंड थोड़ी सी कंडीशन सही हो जाए, 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ेगा मुझे, इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे इस तरीके के अभी रिकॉर्डिंग सेशंस के साथ ही। बट अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल लेकर के भी बता दिया। बाकी मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ तो आप निकाल ही सकते हैं, राइट। अगर हमें चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू करना है तो अब हम आगे जो है एक्सरे पढ़ने वाले हैं बच्चा। तो कल की क्लास आपकी एक्सरे की लगेगी। आज के क्लास की जो नोट्स है वो आपको SSP टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मज़ा आया है तो अपना प्यार जरूर देना, लाइक का बटन दबा देना, एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि लाइव भी आने वाला हूँ। एंड यस, चाणक्य नीति 4.0 सून। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास बच्चा लोग। थैंक यू सो मच। See you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Thank you. Love you all. Take care.